चलो ये करो 21 22 मैंने बड़ा कर दिया। क्या पूछा उसने? कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयंस सो एंड सो फॉर आर्सेनिक सल्फाइड। ये कोलाइड है, उसके लिए ये पूछ रहा है कि इनकी जो कोगुलेटिंग पावर है उसका ऑर्डर क्या होगा। एवरीवन शुड आंसर। एक दो बच्चे करते हैं, बाकी बैठे रहते हैं। हाँ, जशन ने ठीक आंसर दिया है सबसे पहले, वेरी गुड। बहुत आसान है, कल टेस्ट देख के आए हो तुम लोग। निखिलेश कहाँ है तू बेटा? क्यों नहीं ऑन करता एक बार में? अक्षित, तुम लोगों को बहुत बार क्यों कहना पड़ता है? आंसर दो। निखिलेश ने भी दे दिया। प्रभनूर, ये टॉपिक नहीं किया आपने? कर लिया होगा सरफेस में। पिया? आज करना है मैम, सर ने करवाना था आज। अक्षित बेटा 21 का दो पहले। बी है बेटा। देखो कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, हमने किया था। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो एक नेगेटिव कोलाइड है, याद है ना? नेगेटिव, ध्यान दो। नेगेटिव कोलाइड का बेटा मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है ना, तभी वो स्टेबल है। तो हम ऐसा आयन डाल रहे हैं जो पॉजिटिव मतलब आयन दे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं इनके नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये तीनों के पास पॉजिटिव तो है, तीनों कर तो देंगे, बट सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज कौन करेगा? जिसकी वैलेंसी हायर है। हायर द वैलेंसी मोर द कोगुलेटिंग पावर। ये एक रूल भी था, हार्डी-शूज लॉ था ना, उसके दो पॉइंट थे। जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी चार्ज पे, उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, और कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक, देखो कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। 13 में आया हुआ है। अगला भी सेम ही है। Among the electrolyte, sodium sulfate, calcium chloride, aluminium sulfate and ammonium chloride, most effective coagulating agent for antimony sulfide। ये भी बेटा नेगेटिव कोलाइड है। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾइड ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਟਲ ਸਲਫਾਈਡ ਵੀ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ पॉजिटिव आयन चाहिए। पॉजिटिव सब में से मिल जाएगा, बट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव Al+3 में से मिलेगा, हायर वैलेंसी वाला। तो दैट विल बी द बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट। सी ऑप्शन। समझ गए? चलो एक और कर दो, फिर चैप्टर पे आते हैं। अगला है 28। ढंग से ऑप्शंस पढ़ना, और मल्टी करेक्ट है। साथ में ये भी देख लिया करो कहाँ पे आया हुआ, कॉन्फिडेंस भी बनता रहता है। ध्यान से एक एक ऑप्शन को मतलब दिमाग में लेके आना, हो जाएगा। बट अभी क्लासेस तो ऑनलाइन ही रहेंगी। सर से मेरी बात हुई थी, एज सच इंस्टीट्यूट में तो अलाउड नहीं है, बट ये है कि कोई डाउट वगैरह तो तुम आ सकते हो। मैं कल से आऊँगी, आज मुझे थोड़ा काम है। कल से 1-1:30 बजे आ जाया करूँगी मैं। 1:30 बजे लगा लो, 4 साढ़े 4 तक वहीं होंगी। किसी को कोई पूछना है इंडिविजुअली, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग आ सकते हो। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। निखिलेश वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। शक्ल भी दिखा दे अपनी भाई, इतना क्या शर्माना है।
हाँ नेट स्लो है, तेरा नेट स्लो हो जाता है वीडियो ऑन करने के टाइम, सब पता है मुझे बहाने। प्रभनूर आपने एक गलत बता दी बेटा, डी नहीं आएगी, ए और सी है। ए और सी है। देखो सभी लोग, पहला तो आप कितना ही होया बेटा, क्रिटिकल टेंपरेचर इथेन का एन है, नाइट्रोजन का एन है। क्रिटिकल टेंपरेचर जिन्ना ज़्यादा होंगे उन्नी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होंगी है, किया था ना। तो ये बोल रहा है इथेन की ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी। सेकंड पॉइंट, क्लाउड इमल्शन है, गलत है। इमल्शन कौन सा होता है भैया, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड। तो जो क्लाउड है वो एरोसोल है, इमल्शन नहीं है, तो गलत है। सी पता है, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, ये भी गलत है। ਜਿਹੜੀ ब्राउनियन मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ does not depend on size, they depend on size as well as they also depend upon the viscosity of the solution as well as depend on the size। ये क्लियर कर देखो। नोट नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, यही पढ़ना है ना बस। क्लियर कट एनसीईआरटी की लाइन है, नोट्स में भी लिखी हुई थी। ठीक, ओके। सो अभी आ जाते हैं, नोट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को? 5 चैप्टर हो गया बेटा अपने। तो इस संडे को ना, अभी बता देती हूँ, देखो आज पहले दिन ही मैंने अनाउंस कर दिया, पूरा हफ्ता है। इस संडे को पहले 5 चैप्टर्स का मैं ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगी कंबाइंड। और जशन और मान्या तो आज आई नहीं, इन लोगों ने सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, आधा इनका हो गया वैसे, आइडियल नॉन आइडियल तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं। जशन मैं वो करा दूंगी इस हफ्ते में, समझ में आई बात? तो आपने भी वो चैप्टर भी आएगा, सॉल्यूशन भी, पहले 5 चैप्टर का आप ऐसा मान के चलो नीट का या जेई का, आपका जेई मेंस लेवल तक का आएगा वो टेस्ट है। सभी बच्चों ने देना है पिया, जो बच्चे बोर्ड कर रहे हैं अकेला वो भी करना है, थोड़ा बहुत ही लेवल का फर्क होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को भी आते हैं तो ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। तो इस चैप्टर का थोड़ा बेस पहले आप डिस्कस कर लें, फिर नोट्स पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर को बेटा शॉर्ट में मेटलर्जी बोल देते होते हैं, बट इस चैप्टर का पूरा नाम शायद ही कभी याद रहे, जर्नल प्रिंसिपल्स फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। नहीं निखिलेश, इसका पिछले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है ये वाले चैप्टर का। ठीक है, तो ये नाम और मेटलर्जी का क्या लेना देना है? तुम लोगों ने इतनी तो चीज़ छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी होती है कि अर्थ जो होती है, अर्थ में बहुत सारे हमें ओर्स मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा पर्पस क्या है, जैसे आयरन निकालना है हमको, एल्यूमिनियम निकालना है, तो जब हम अर्थ से निकालेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ होगा, ऐसे प्योर आपको पीस थोड़ी मिल जाएगा, आयरन का पीस पड़ा है जी निकाल लो, ऐसे थोड़ी होता है। एल्यूमिनियम का पीस पड़ा, ऐसे नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा वो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो सारा चीज़ को सेपरेट करना, रिफाइन करना, अल्टीमेटली प्योर एलिमेंट बनाना, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना रादर आई शुड से, वो सारी चीज़ को आप मेटलर्जी बोलते हैं, वो सारी जो प्रोसेस उसमें लगती है। तो यही बता रहा है जर्नल प्रिंसिपल्स, कौन कौन से उसमें प्रिंसिपल्स लगेंगे एंड कौन कौन से उसमें प्रोसेसेस लगेंगी एलिमेंट्स को निकालने के लिए। बेस तो समझ में आ गया? ठीक है, अब ये देखो, नेचर में कोई भी सब्सटेंस है, किसका बना होता है? एलिमेंट्स का बना होता है, कोई ना कोई एलिमेंट ही है ना उसमें। अब वो एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा? वो 2 तरीके से बेटा एग्जिस्ट कर सकता होता है, या तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, या फ्री स्टेट बोल देते हैं, या वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ, कोई भी एलिमेंट है वो
नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए जशन? जैसे मैं बोल दूँ प्लैटिनम है, सुना होगा प्लैटिनम नोबल मेटल आएगा। जैसे नोबल गैसेज आप बोलते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती, बट आजकल उनके भी कुछ कंपाउंड्स पता है हमें। ऐसे ही जो प्लैटिनम है बहुत कम ये रिएक्ट करता है, तो ये नोबल मेटल है। अब प्लैटिनम के ज़्यादा चांसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने हैं? फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे कम मतलब रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करने के इनके ज़्यादा चांसेस हैं। सोडियम, कैल्शियम, ये तो बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है नेचर में वो एलिमेंट्स की बनी होती है। अब एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करेगा, अब हमने ये देखना है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करे या वो नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करे। इतना समझ में आगे बात? ठीक है, देखो पहले यही लिखा हुआ है, मैं नोट्स भी साथ साथ तुमको दिखाती जाती हूँ। ऑल मटेरियल अलग अलग एलिमेंट्स का बना है। नेचुरल अकरेंस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस कैसे अकर करेगा, किस पे डिपेंडेंट है? उसके केमिकल नेचर पे। या तो वो फ्री स्टेट में होगा या वो कंबाइंड स्टेट में। किस पे डिपेंड करेगा? उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज पे। कंसंट्रेशन से एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो बड़े इजीली चैप्टर तैयार हो जाते हैं। देखो नेटिव स्टेट जो कम रिएक्टिव है, विच हैव लिटल और नो अफिनिटी। अफिनिटी मतलब हमें पता है अट्रैक्शन, ऑक्सीजन के लिए उसकी अट्रैक्शन नहीं है, मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सीधी सी बात है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, नोबल गैसेस। कंबाइंड स्टेट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा, जैसे आयरन ऑक्साइड में मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मिलता है, जिंक के ऑक्साइड मिलते हैं, कॉपर के ऑक्साइड मिलते हैं, कहीं कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कहीं सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिलिकेट होते हैं, हेलाइड होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। निखिलेश, सल्फाइड कौन सा आयन होता है? सल्फाइड और सल्फेट बताना निखिलेश, जल्दी जल्दी बोलो भाई। अक्षय तुम बताओ, चलो पता है? एक ही बात है क्या, ये क्या अलग अलग है? सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव। छोटी छोटी बातें और कई बार माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक सल्फाइट भी होता है SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। एनीवेज, अब मिनरल और ओर, इसमें एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, पहले मेरी इमेजिन करो कि आप खुद एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, सपोज, ठीक है, आयरन निकालना है। तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो होती है, किसकी नेचुरली अकरिंग फॉर्म? एलिमेंट की, अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज। जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 में मान लो, बट Al2O3 भी अपने में प्योर नहीं है, ऐसे नहीं अकेला Al2O3 है, उसमें बहुत कई बार क्ले प्रेजेंट होती है, साथ में मिट्टी प्रेजेंट होती है, माइका भी साथ में होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्प्योरिटी का काम करती हैं। तो वो जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ना किसी भी एलिमेंट की, इम्प्योरिटीज़ को मिला के उस फॉर्म को अपन मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल, ठीक है। अब और भी फिर यही होता है, क्या फ़र्क है? फ़र्क बेटा सिर्फ इतना है, मिनरल तो सारे हैं, बट कई मिनरल्स में से मेटल को निकालना आसान होता है। इजी इन द सेंस, कहीं जैसे इंडस्ट्री लगती है तो सारी प्राइस वगैरह भी देखी जाती है ना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एल्यूमिनियम दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो बॉक्साइट होता है इसका, एक क्ले ही बोलते हैं उसको। देखो ये एग्जांपल से याद रह जाएगा, दिख रहा है फॉर्मूला लिखा हुआ, बॉक्साइट और ये क्ले।
ये दोनों बेटा एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ साथ साथ, जैसे हेडिंग डाल ली मिनरल एंड ओर। दोनों में एल्यूमिनियम पाया जाता है अपनी नेचुरल फॉर्म में अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज, बट जो बॉक्साइट है वो और है, क्योंकि बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को निकालना आसान है और सस्ता पड़ता है जब इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक है, तो वो वाला मिनरल जिसमें से मेटल को निकालना आसान है और इकोनॉमिकल है, दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर। समझ में आ गई ये बात? ये देखो, एल्यूमिनियम कैन बी कन्वीनियंटली, आसानी से, एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट, सो ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ all ores are minerals, but all minerals are not ores? Is this statement right or wrong? राइट मैम। राइट मैम। ठीक है ना, जो ओर है वो मिनरल तो होगी, बट सारे मिनरल को आप ओर नहीं बोलते, क्योंकि कई मिनरल में से मेटल को निकालना इजी नहीं रहता। वो फैक्टर्स है, इम्प्योरिटी ज़्यादा है, या वो उस फॉर्म में प्रेजेंट है जिसमें कोई तरीका नहीं है उसको निकालने का, वो चीज़ है। यही क्वेश्चन आएगा इसमें, कुछ नहीं पूछता। बाकी ये बेटा अबंडेंस बताई हुई है, जस्ट एल्यूमिनियम इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट, सिलिकॉन इतने परसेंट, नथिंग एल्स। एक बार रीड दे देना, कुछ नहीं। और ये ओर्स के नाम है जो मेन, ऐसे नहीं है सिर्फ ये ही है, बट जो मेन है एल्यूमिनियम के, ये याद करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए इनका। बॉक्साइट, उसकी केमिकल कंपोजिशन, आयरन की कौन कौन सी होती हैं, इम्पॉर्टेंट है, रेयर आता है क्वेश्चन बट आ सकता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसको साइडराइट बोलते हैं, आयरन की जो कार्बोनेट वाली होती है। पायराइट्स, ज़्यादातर वर्ड पायराइट्स हैं वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होते हैं। कॉपर के पायराइट में आयरन का सल्फाइड भी होता है, कॉपर का सल्फाइड भी होता है। मेलाकाइट कई बार पूछते हैं, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड की ओर है कॉपर की। क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, जिंक की, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट। मैंने वही लिख के दी है जो ज़्यादा मतलब आने के चांस है। ठीक है, अब आगे देखो, मेटलर्जी तो तुम लोगों को शुरू में मैंने बता दिया था। आपने अर्थ की क्रस्ट से कोई और निकाली, मैं और वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम वही वाले पे ध्यान देंगे। बॉक्साइट निकाला, तो बॉक्साइट में बहुत सारा कुछ है, अल्टीमेटली वो क्या क्या हम उसमें से प्रोसेसेस लगाएंगे। जैसे हम खाना बनाते हैं, है ना, रॉ वेजिटेबल्स हैं, उसमें ऐसे तो नहीं कि एकदम से छड़ी घुमाई और सब्जी बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारा उसमें कटिंग करनी पड़ती है, तड़का लगाना पड़ता है, सब कर करा के फिर खाना बनता है। तो उसमें से क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, हीट भी लगेगी उसमें, स्पाइसेस भी डलेंगे, वो ऐसे ही उसमें जो भी प्रोसेस लगती है वो सारी को मेटलर्जी बोलते हैं। होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल, मेटल निकालना है फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। राइट, डेफिनेशन आ सकती है। अब मेटलर्जी के लिए प्रोसेसेस कौन कौन सी लगती हैं, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्या लगता है तुमको, सोच के बताओ जरा। मान लो एक एल्यूमिनियम की ओर है, एक आयरन की है, हो सकता है दोनों के लिए सेम प्रोसेस भी लगे, हो सकता है डिफरेंट भी लगे। एक सब्जी में एक स्पाइस डलता है, दूसरी में दूसरा डलता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वेजिटेबल। सिमिलरली नेचर ऑफ मेटल, मेटल की कैसी नेचर है, प्लस नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज भी देखनी पड़ेंगी भाई, कौन सी इम्प्योरिटीज कौन सी ओर में है, उसको हमको रिमूव करना है, तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे आप। ठीक है, यही लिखा है बेटा, मेटलर्जिकल प्रोसेस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द ओर एंड द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद। कोई एक सिंगल मेथड नहीं है कि हाँ जी ये सब पे लगा दो हो जाएगा, हर एक पे थोड़ा थोड़ा चेंज तो होगा, बट फिर भी इसने कुछ मोटा मोटे मेथड्स बताए हैं जो हम पढ़ेंगे एक एक करके।
ये 4 याद रखना मेन। थोड़ा ना साथ साथ बेटा जो मैं एक एक वर्ड बोलती हूँ ना उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, फिर ये सारे चैप्टर बड़े इजीली याद हो जाएंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, पहले 4 चैप्टर्स ही थे ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स वाले, अब तो याद करने वाला ज़्यादा रहेगा। अभी 5वें चैप्टर में देख लिया तुमने सरफेस में, 6 तो बिल्कुल ही याद करने वाला, 5th में तो कल देखा होगा टेस्ट में 2 न्यूमेरिकल भी डाले थे मैंने, ये बिल्कुल याद करने वाला है। फिर 7th 8th 9th ये भी बिल्कुल याद करने वाले हैं। ये तुम्हारा पी ब्लॉक है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम +1 में भी पढ़ा था, +1 में तुमने 14 ग्रुप तक पढ़ा था, पी ब्लॉक में 15 to 18 ग्रुप्स +2 में है। 8th चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी सारा याद करने वाला है। 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पता ही है ना केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं। फिजिकल में पहले 5 चैप्टर आते हैं +2 में, और इनऑर्गेनिक में 6 to 9 आएंगे। आगे बात समझो, तुम्हारी एनसीईआरटी की पहली बुक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट करती है वो। फिर जो सेकंड बुक है 4 मेन चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, और फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं, पॉलीमर चैप्टर है, एक बायोमोलिक्यूल्स है, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है। उसमें सोप्स वो क्या होती हैं, मेडिसिन क्या होती हैं, ड्रग क्या होती हैं, वो सारा कुछ। तो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हमने स्टार्ट करी है, 7 to 9 हमारा फोकस रहेगा। तो अपने याद करने की फैकल्टी थोड़ी सी दुरुस्त रखो, रट्टा मारना थोड़ा पड़ेगा, बट समझोगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन डालोगे कि तुम खुद वर्क करो, सपोज एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, और निकाली ज़मीन से, सबसे बड़े बड़े लम्प्स में होते हैं वो, बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्या सबसे पहले किया जाए, कोई बताने वाला नहीं, उसको क्रश करेंगे ना बेटा, सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ताकि वो बारीक सी बन जाए, उसको ट्रीट करना आसान है। तो पहला स्टेप हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंड, माइंड में रिवाइज कर लो, क्रशिंग बड़े बड़े लम्प्स को क्रश कर दिया, ठीक है। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास पाउडर है उसका, जैसे Al2O3 है प्लस इम्प्योरिटीज, अब इम्प्योरिटीज को आप कुछ नहीं कर रहे, तुमने क्रश कर लिया और सारा सामान पाउडर में आ गया, बीच में इम्प्योरिटीज है, बीच में Al2O3 भी है। फिर तुमने क्या करना है, अगला पर्पस क्या रहेगा कि यार किसी तरीके से इम्प्योरिटीज निकल जाए, यही रहेगा, कल्ला क्या आ जाए, Al2O3 आ जाए। इम्प्योरिटीज को हम निकालना चाहते हैं अगले स्टेप में, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, या एक वर्ड है उसके लिए बेनिफेक्शन ऑफ द ओर या ओर ड्रेसिंग। सबसे आसान वर्ड है कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन कर दी भाई, इसमें मेन और तो यही है ना, बाकी तो इम्प्योरिटीज है। तो हम कुछ ऐसे तरीके लगाएंगे जिसमें से इम्प्योरिटीज निकल जाएं, हमारे पास और की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसको कंसंट्रेशन और का या बेनिफेक्शन ऑफ द और या और ड्रेसिंग बोलते हैं। यही करोगे। उसके बाद देखो, अब Al2O3 मान लो तुम्हारे पास प्योर फॉर्म में आ गया, मेन एम क्या है, एम हमारा है एल्यूमिनियम निकालना, तो फिर तरीके हम लोग दिमाग लगाएंगे कि किसी तरीके से ऑक्सीजन निकल जाए, इसमें से Al रह जाए, यही करोगे। उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड क्या होता है, सुना होगा, कच्चा माल जिसको बोलते हैं। क्रूड मतलब Al तुमने निकाल भी लिया ऑक्सीजन हटा के, बट अभी भी वो बिल्कुल प्योर नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ होगा ही। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, जो और तुमने कंसंट्रेट कर ली थी उसमें से क्रूड मेटल निकालना। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा कि रिफाइनिंग करना। रिफाइनिंग का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको, जैसे 99.9% तक प्योरीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड। 4 स्टेप याद हो गए। चलो मैं एक बार पूछती हूँ, एक बार पढ़ लो, फिर मैं शेयर नहीं करूँगी इसको। जिसका नाम लूंगी वो चारों स्टेप्स बताएगा। हरगुन तुम सुन रहे हो? यस मैम। चलो, चारों जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को बोलते क्या, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, बता सकते हो बेटा? फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ऑफ द ओर, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड क्रश कर दी, फिर क्या करना है, ओर को
कंसंट्रेट, concentration of ore, उसका और कोई नाम है? बेनिफेक्शन ऑफ द दूसरा ओर, याद नहीं, बेनिफेक्शन या ओर ड्रेसिंग। थर्ड क्या था? extraction of crude metal, फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, वेरी गुड। फोर्थ, last नहीं learn नाम, रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। चलो पिया आप बताओ चारों नाम। crushing, concentration, पूरा and बोलो बेटा। extraction, concentration of the ore and extraction, किसका? red oil, हम ऑयल के साथ नहीं डील कर रहे। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। crude metal, sorry. फोर्थ, And last is the refining of the रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। ठीक है, वेरी गुड। चलो, crude metal. सो फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो इसके लिए क्या है, तो सबसे आसान है, इसमें कुछ डिटेल तो है ही नहीं। बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने बड़े बड़े टुकड़े निकाल ले अर्थ से, लम्प्स बोलते हैं उसको। लम्प्स को क्रशर्स में डाला तो वो स्मॉल पीस बन गए उसके। फिर कुछ और उसमें डालते हैं ऑपरेटर्स में, जिससे वो पाउडर बन जाता है। तो पाउडर बनाने वाली प्रोसेस को आगे पल्वेराइजेशन बोलते हैं। लम्प्स के क्रशर्स में से छोटे टुकड़े बनाए, छोटे टुकड़ों को आगे पाउडर बनाने की प्रोसेस का क्या नाम है? पल्वेराइजेशन। दैट्स इट। लेट्स लुक एट द नोट्स। देखो, ore occurs in nature in the form of big lumps. Lumps are broken to small pieces with help of crusher. Crushing हो गया। The small pieces are then changed to fine powder with the help of mill. मिल्स वगैरह होती हैं, बॉल मिल या स्टैम्प मिल बोलते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? पल्वराइजेशन। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, कंसंट्रेशन और बेनिफिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो, सेकंड है बेनिफिक्शन। नाम भी याद करना है, अकेला कंसंट्रेशन मत याद करके बैठ जाना। बेनिफिक्शन, ओ ड्रेसिंग, और क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब तुम्हारे पास पाउडर बना पड़ा है, उसमें से पर्पस क्या है कि और जो है मेन, उसको कंसंट्रेट कर लिया जाए, इम्प्योरिटीज़ को हटा दें। इसके कई आगे मेथड्स होते हैं डिफरेंट। वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेन और की नेचर क्या है और इम्प्योरिटीज़ की नेचर क्या है। ठीक है, मेनली बेटा जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती है ना, अर्थली इम्प्योरिटीज़ क्या, मिट्टी वगैरह, क्ले वगैरह, उसको बोलते हैं सैंड हो गया, स्टोन हो गए। उसको एक नाम दिया जाता है, गैंग बोलते हैं उसको। कई लोग गैंग जैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो भी अर्थली नेचर की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। मेटालिक ओर्स आर फाउंड टू बी मिक्स्ड विद रॉकी मटेरियल, सॉइल हो गई, क्वार्ट्ज, माइका वगैरह, सिलिकेट्स। ये डेफिनेशन एक नंबर में आ जाती है। गैंग क्या होता है भाई? अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज, या यहाँ पे ऐड कर लेना अर्थली। रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या ओर ड्रेसिंग या बेनिफिक्शन। अब ये कैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या लगता है, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। कई बार दिख ही रहा होता है कि हाँ जी ये मिट्टी है, ये स्टोन पड़े हैं बीच में, तो उसको हटा दो हाथ से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके मेथड स्टडी करेंगे। लिख लेना बेनिफिक्शन और ड्रेसिंग। सबसे पहला हैंड पिकिंग। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेकंड से स्टार्ट है। इसमें बेटा आएगा आपको, सेकंड मेथड का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। फिर बोल रही हूँ, याद करने वाला है, माइंड पूरा खुला रख के सुना करो। सुन भी लोगे ना, क्लास भी अच्छे से लगा लोगे। मैं तो इतनी बार रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए। मेरा पर्पस होता है कि आपके अंदर चला जाए बिल्कुल। ग्रेविटी सेपरेशन, उसको बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं।
और उसको लेविगेशन भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही मेथड के नाम है, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन। तो पेपर में क्या क्या आता है, कई बार इसका अकेला प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कि बताइए जी ग्रेविटी सेपरेशन जो मेथड होता है और को कंसंट्रेट करने का, उसका प्रिंसिपल क्या है, या कई बार वो डिटेल में भी बताना पड़ता है। तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है कि जो डेंसिटीज होती है ना, डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग, इनमें डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड गैंग। तो क्या लगता है क्या किया जाए? एक देखो बड़ी आसान सी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम बनाती हूँ मैं। ये एक वुडन टेबल है, ठीक है, इस पे ना ऐसे रिजेस बोलते हैं इसको, या रिफल्स वगैरह बोलते हैं, ऐसे जैसे लकड़ी के फट्टे से लगाए हुए, ऐसे मान लो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओर डाल रहे हैं, पाउडर की हुई जो ओर हमने पहले स्टेप में बनाई थी, और यहाँ से बहुत तेज पानी, वाटर का फ्लो है बहुत तेज। तो ये जो तुम पाउडर ओर डाल रहे हो बेटा, इसमें दो चीजें हैं मेन। एक तो इसमें इम्प्योरिटी है, एक इसमें क्या है, जो मेन ओर के पार्टिकल है, जैसे मान लो आयरन की ओर है, सपोज इजिएस्ट में ऑक्साइड फॉर्म ले लेती हूँ, प्लस गैंग है। इसमें क्या होता है, जो आयरन के ओर के पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं और गैंग होते हैं लाइट। वो डिपेंड करेगा, ओर टू ओर वेरी करता है, वो कई बार गैंग भी हैवी हो सकती है, मेटल लाइट हो सकता है। तो हमने ये प्रोसेस सिर्फ उसमें यूज़ करना है जिसमें दोनों में डेंसिटी में फ़र्क है। तो जब तुम बहुत तेज़ पानी डालोगे तो जो ओर के पार्टिकल है वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं, कंसंट्रेट होने लगते हैं, और गैंग क्योंकि हल्की है तो वो पानी के साथ निकल जाती है। यहाँ पे पानी बहुत तेज़ बहाव है उसका, तो नीचे कलेक्ट हो जाएगा पानी प्लस गैंग। और रिजेस जो ये हमने ऐसे फट्टे से लगाए हैं, इनको रिजेस बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे जो ओर के पार्टिकल है वो कंसंट्रेट हो जाएंगे, फिर वो निकाल लेते हैं। समझ में आई बात, मेन प्रिंसिपल? ठीक है, कुछ हो तो पानी में भी चला जाएगा ना ये बेटा कुछ और, तो मैं पानी के साथ जा सकता हूँ। सारा हम तो मोटा मोटा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ना, वो तो सारी उन्होंने आगे टेक्निक्स बहुत बारीकी से बनाई होती हैं, समझ रहे हो ना बात। बहुत सारा और भी कुछ पैरामीटर्स लगे होते हैं। तो देखो ये पहले तो नाम याद कर लेना, पेपर में वो नेविगेशन दे दे, तुम देखते रहो यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। पढ़ा है हमने बिल्कुल, तीनों एक ही प्रोसेस के नाम है। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन, प्रिंसिपल हो गया है। डिफरेंस इन डेंसिटी लिख दो या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दो। गैंग ते और पार्टिकल दी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी फर्क हुंदा, ठीक है। ओर को वॉश करते हैं रनिंग वाटर से, हैवी और पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, लाइटर अर्थली इम्प्योरिटीज वॉश हो जाती हैं। तो इसके लिए यूज़ क्या करते हैं, जो ये मैंने बनाया था, ये रहा, यही बनाया था ना, इसका नाम है, इसको विलफ्ले टेबल बोलते हैं, ऑपरेटर्स का नाम है ये, रिफल या रिजिस भी बोल देते हैं, वही है। एक ये भी यूज़ होता है कई बार, इसका नाम है हाइड्रोलिक क्लासीफायर। हाइड्रोलिक क्लासीफायर, इसमें देखो क्या यूज़ कर रहे हैं, ये ना एक ऐसा है, कोनिकल सा है एक, ध्यान से देखो इधर, ये और डाल रहे हैं ऊपर से, नीचे से पानी डाल रहे हैं बहुत तेज, ऊपर से वो चौड़ा है, चौड़ा होने से क्या होगा, पानी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ी सी पिक क्लियर नहीं है, बाहर निकल रही है गैंग, और पार्टिकल बेटा भारी हैं, वो वापस नीचे को आ जाएंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स में, हैवी और पार्टिकल लिखा हुआ है। ये गैंग हल्की थी वो निकल गई, और ये चौड़ा क्यों है, ऊपर से ब्रॉड क्यों है, ताकि वो जो हैवी और पार्टिकल्स हैं उनको नीचे सेटल डाउन होने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं। देखो ये भी लिखा है, कोनिकल शेप ऑफ हॉपर, इसी को बोलते हैं, reduces the velocity of water, this prevent the और particle from being carried along with the stream of water। इतना कोई पूछेगा नहीं कि कोनिकल शेप क्यों है, ये क्यों है, वो तो मैंने
हर चीज़ एक एक आपको लिख के दे दिया। तो ये तो हो गया मेथड हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग का। दो चीज़ें मैंने आपको मेन बताई हैं, इसमें याद रखनी है, एक तो प्रिंसिपल, एक प्रोसेस, एक और है कौन सा मेथड कौन सी ओर के लिए यूज़ होता है, ये भी पूछते हैं। आयरन की ओर के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि आयरन की ओर भारी होती है। एक नेटिव ओर, मतलब नेटिव वर्ड का भी यूज़ किया था, जो मतलब किसी रिएक्टिव स्टेट में नहीं पाए जाते, ज़्यादातर फ्री स्टेट में होते हैं। गोल्ड की, उसकी सॉरी सिल्वर की नेटिव ओर के लिए भी ये मेथड यूज़ करते हैं। एनी डाउट्स? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं अगली मीटिंग कर रही हूँ, 1 मिनट रह गया, फिर ये बंद हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगला मेथड हमारा चल कौन सा वो रहा, मेन 4 प्रोसेसेस है ना। क्रशिंग, ग्राइंडिंग हो गया। सेकंड, ओर को कंसंट्रेट करना सीख रहे हैं, हैंड पिकिंग से कर लो या ग्रेविटी सेपरेशन से कर लो। थर्ड मेथड क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होते हैं, नाम से तो पता लग ही रहा होगा, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो बेटा रोलर है, ये एक बेल्ट है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ से हम इसमें वो डाल रहे हैं पाउडर, जो हमने पहले स्टेप में कर लिया था। अब माइंड में ध्यान रखा करो कि पाउडर ओर में क्या है, एक तो मेन ओर के पार्टिकल है प्लस इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल बेटा जी यूज होता है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। पिछे आपा की प्रिंसिपल यूज किया सीगा नेविगेशन च, डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज और यू कैन से डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। अब कईयों में डेंसिटी में फ़र्क नहीं है, तो ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट फीचर है, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। एक तो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ, दूसरी नहीं होती। उसमें क्या कर सकते हैं, ये बेल्ट है और ये और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, तो और भी पाउडर की हुई साथ में मूव करेगी। और में माइंड में रखना है दो चीज़ें, एक तो और के मेन पार्टिकल है, एक गैंग है। अब ये जो रोलर है ना, ये मैग्नेटिक रोलर है, मतलब मैग्नेट है एक तरीके का, ऐसे मान के चलो। अब जो तुम इसके ऊपर और है प्लस इम्प्योरिटी है, और मान लो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मान लो आयरन दी और है, तो ਉਹਦੇ पार्टिकल ਜਿਹੜੇ है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। और पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ਹੁੰਦੀ नहीं हैगी, तो गैंग की ढेरी अलग बन जाएगी, हीप गैंग की अलग बन गई। ये हीप किसकी बन गई, और पार्टिकल्स की। ठीक है, तो यही चलता रहता है, आती रहती है, ये बेल्ट ऐसे मूव करती रहती है अपना। ये नॉन मैग्नेटिक रूलर है। बस ये काम है, सेपरेशन हो गया हमारा। तो अभी हम तो मेन मोटा मोटा भी ये कर रहे हैं कि यार गैंग अलग हो जाए और पार्टिकल्स अलग हो जाए। समझ में आ गया ये वाला? यस मैम। नोट्स देख लो, नोट्स पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अच्छा, पिछले 20 क्वेश्चंस की तो तुम लोगों ने मुझे असाइनमेंट दे दी थी, बाकी नहीं ना लिख के दिए। 2 दिन दूंगी मैं, आज क्वेश्चन मार्क कराऊंगी सरफेस के। ऐसा नहीं है भी टेस्ट हो गया तो तुम लोगों को लिख के तो वो मुझे देने ही पड़ेंगे, ऐसे तुम पढ़ते नहीं हो, मुझे पता। 2 दिन दूंगी, 2 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन देखो प्रिंसिपल हो गया था ये, बाकी किदे लिए यूज ਹੁੰਦਾ,
फेरोमैग्नेटिक ओर्स होंदियां जड़ियां, मैग्नेटाइट हो गया, मैंगनीज की ओर, पायरोलिजाइट, क्रोमाइट, इनके नाम रट्टे मार लेना भाई इनके, ठीक है, बनाई हुई है डायग्राम। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल गैंग को कहना चाह रहा है। अब हम अगले मेथड पे आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये सारे मेथड फिर याद करा रही हूँ। सबसे मेटलर्जिकल प्रोसेस पहले कौन सी थी? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड, ओर को कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं कि ओर की नेचर कैसी है और उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी की नेचर कैसी है। तो उसमें हैंड पिकिंग हो गया। सेकंड क्या था? हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। थर्ड क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्थ क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। इस पे अलग से नोट काफी बार बोर्ड में आया है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो एक तो पहला पॉइंट ये है बेटा कि ये सल्फाइड की ओर्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड की ओर्स के लिए। तो इसमें प्रिंसिपल क्या यूज होता है? प्रिंसिपल इसमें यूज होता है प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी of ore particles with oil and that of gangue particles with water। पर्पस क्या है अपना? पर्पस तो अपना सेम ही है भाई, ओर और गैंग को सेपरेट करने हैं। अभी दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अब जो सल्फाइड की ओर्स होती है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल प्लस पानी डाल देंगे, इकट्ठा करके डाल देंगे। अब किस में डाला तुम लोगों ने? पाउडर डोर में। पाउडर डोर में क्या था भाई? ओर के पार्टिकल थे और गैंग थी। इन दोनों की प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है कि इसमें जो गैंग होती है वो तो पानी से अट्रैक्टेड रहती है, और जो सल्फाइड ओर है तुम्हारी, वो किसकी तरफ भागती है? ऑयल की तरफ। ये प्रॉपर्टी को अपन यूज़ करें, कोई ना कोई डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं ना। पहले डिफरेंस डेंसिटी का यूज़ किया, दूसरा डिफरेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फ़र्क का यूज़ किया, तीसरा डिफरेंस वेटेबिलिटी में। वेटेबिलिटी मतलब किससे वो वेट होता है। वेट का मतलब ये है कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बेसिकली। और ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होंदी है, तो जिहड़ी गैंग पार्टिकल्स ने वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंदे ने। प्रिंसिपल है, आइडिया तो तुहानूं लग गया होना इहदा। हुण करदे कियां देखदे हो। एक टैंक लैंदे आ बेटा वड्डा जिहा, उन्होंने मैं दो पार्ट्स से डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो बाद में बताऊंगी। सेपरेशन कर दिया। एक तरफ मैंने सारा सामान ले लिया। सामान ले लिया मतलब क्या क्या है इसमें? इसमें मेरा पाउडर डोर है, पानी तो है ही है, प्लस इसमें हम ऑयल डालते होते हैं। ऑयल्स वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको कलेक्टर बोलते हैं। मतलब ऑयल स्पेसिफिक होते हैं, पाइन ऑयल वगैरह होता है, एक मटेरियल होते हैं ज़ैंथेट्स या पाइन ऑयल, ये सारा ऑयल वाला पर्पस का काम करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ ऑपरेटर सा लेते हैं जिससे मतलब इसको तेज़ी से घुमाया जा सके, और ये बीच में होल से होते हैं, एयर पास ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट उसको घुमाते हैं। तो होगा क्या, देखते हैं। और बीच में बेटा इसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं जिनको फ्रॉथ स्टेबलाइजर बोलते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग, फ्रॉथ स्टेबलाइजर मतलब ऐसे केमिकल डालते हैं जो झाग को बनी रहने दें। ठीक है, देखते हैं।
अब दिमाग लगाओ, इसके बीच में क्या था? इसके बीच में गैंग थी और पानी था और ऑयल था। गैंग पानी के साथ नीचे बैठने लग जाएगी, ये गैंग इकट्ठी हो गई, पानी है। ऑयल हल्का होता है, हल्का होता है ना, तो वो ऊपर जाने लग जाएगा। बट ऑयल में अब क्या आ जाएगा? जो मेन ओर के पार्टिकल थे वो ऑयल से चिपक जाते हैं, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन है भाई। सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल हैं वो ऑयल से चिपक जाते हैं, और हम बहुत तेज़ उसको स्टर कर रहे हैं तो वो झाग बना देता है और सारा ऊपर इकट्ठा हो जाता है हल्का होने के कारण। ऑयल की फ्रॉद टाइप चीज़ बन गई, और उसमें सारा अपना और एक तरीके से उसके अंदर है और पार्टिकल्स फ्रॉद में है, फ्रॉद है ये, और वो हल्का ऑयल इस करके वो सारा ऊपर इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर वो किसी सारा इसको मतलब तरीके से सारी फ्रॉद इधर इकट्ठी कर लेते हैं, बस इसमें सारा और है। फिर बस वो आगे और मेथड लगा के फिर वो सेपरेट कर लेते हैं, ऑयल जो बीच में होता है और उसको सेपरेट कर लेते हैं। हमारा तो पर्पस ये था कि और गैंग से अलग हो जाए, तो वो हमने अलग कर ली। इस प्रोसेस का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन। दोबारा बताती हूँ किसके लिए यूज़ करना है। और को कंसनट्रेट करते हैं जी, कौन सी और को करते हैं? सल्फाइड ओर्स को करते हैं। क्या प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? डिफरेंस इन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी, ये वर्ड है। प्रेफरेंशियल मतलब कौन किसको प्रेफर करता है। और किसको प्रेफर करती है? ऑयल को, सल्फाइड और गैंग किसको प्रेफर करती है? पानी को। सारा कुछ इकट्ठा पा दिया टैंक में, एक टैंक लिया, सेपरेट कर रखा है, और गैंग, पानी, ऑयल। झाग बनाएंगे, झाग बनने के लिए केमिकल डालते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। और ऑयल हल्का होता है, वो और को लेके ऊपर चला जाएगा, गैंग पानी के साथ नीचे बैठ जाएगी, सारी फ्रॉथ को करके एक साइड से फिर अपना काम खत्म। देखते हैं प्रिंसिपल समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. ये देखते हैं, पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर concentration of sulfide ores. एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जो होता है वो सल्फाइड ओर होती है जिंक की। कॉपर के पायराइट और गैलिना, लेड की सल्फाइड ओर का नाम है। बेस्ड किस पे है? प्रिंसिपल दैट द सरफेस ऑफ द सल्फाइड ओर is preferentially wetted by oil and gang is preferentially wetted by water. करते क्या है? फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर ore is mixed with water to form a suspension in the tank. ठीक है, डायग्राम देख लो भाई, साथ साथ ही बनी हुई है। टैंक में डाल दिया, उसमें क्या डालते हैं? कलेक्टर, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट, ये सारे ऑयल वाला काम करते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। मिनरल पार्टिकल मतलब और पार्टिकल कह रहे हैं, वेटेड बाय पाइन ऑयल। फ्रॉथ स्टेबलाइजर पाते हैं, केमिकल होते हैं क्रीसोल, एनिलीन, इनको फ्रॉथ स्टेबलाइजर बोलते हैं। दे आर एडेड टू स्टेबलाइज द फ्रॉथ। विगरस स्ट्रीम ऑफ एयर, एयर इसमें से पास करते हैं, एजिटेट करते हैं, पास करते हैं, विच थॉरोली एजिटेट मतलब ऐसे सारा उसको चर्न कर देना, फ्रॉथ बन जाती है सरफेस पे। और इज वेटेड बाय ऑयल, वो सरफेस पे चली जाएगी अलॉन्ग विद द फोम, झाग के साथ। while gang which is preferentially wetted by water remains in the water below the foam. foam separate out and ये foam अलग कर दी, पानी बाहर के उसको सेटल थल्ले कर दिया और आ गई अपने पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। एक तो क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल का, फ्रॉथ फ्लोटेशन का, कौन से और के लिए यूज होता है, मेथड डिटेल में। इसमें बेटा एक और क्वेश्चन आता है, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। बाकी ये तुमको अलग से नहीं पूछते कि कलेक्टर बताइए जी या फ्रॉथ स्टेबलाइजर बताइए, तो इसी का पार्ट है, ये अलग से पूछते हैं। डिप्रेसेंट होता क्या बेटा, कई बार जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये गैलिना और ये जिंक ब्लेंड, ये ना इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं कई बार। अब हमने इकट्ठे डाल दिया तो दोनों ही चले जाएंगे हमारी फ्रॉद में,
हमारा पर्पस होता है कि एक जाए उनमें से, नहीं फिर बाद में सेपरेट करना औखा हो जाता है। तो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है तो हम इसमें कोई केमिकल डाल देते हैं जिसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। जैसे पर्टिकुलरली ये एग्जांपल है तुम्हारे पास, गैलिना और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर इकट्ठे है, गैलिना और जिंक ब्लेंड का, तो उसमें डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड डाल देते हैं। सोडियम साइनाइड की एक प्रॉपर्टी है कि ये गैलिना के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेड की ओर के साथ नहीं करता, ये जिंक की ओर के साथ रिएक्ट करके उसका कंपाउंड बना देता है। तो बची कौन सी ओर? बची सिर्फ गैलिना। तो जो गैलिना वाली लेड की सल्फाइड ओर है वो तुम्हारी इकट्ठी हो जाती है फ्रॉथ फ्लोटेशन से। तो डिप्रेसेंट का काम क्या है? एडिशनल रिएजेंट है। क्या बोलते हैं उनको? डिप्रेसेंट बोलते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? आर यूज टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ ओर फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रॉद विद एयर। एक ओर को हम फ्रॉद बनना नहीं देना चाहते। Sodium cyanide is used as a depressant to separate lead sulfide ore from zinc sulfide ore. This is because sodium cyanide जो होता है it form complex with the zinc ore and उसको वो फ्रॉद में जाने नहीं देता, सिर्फ फ्रॉद में कौन जाता है? लेड की ओर। समझ में आ गई बात? डिप्रेसेंट समझ में आ गए बेटा जी? यस मैम। ये एग्जाम्पल Yes, ma'am. रिएक्शन देना पड़ेगा तुमको। ये कंपाउंड का नाम है, कॉम्प्लेक्स का नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी तो याद कर लो, चैप्टर जो 9th है उसमें आएगी ये डिटेल। सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बोलते हैं इसे। तो इसमें से क्या क्या पूछेगा? डिप्रेसेंट पूछ सकता है, प्रिंसिपल कौन से ओर के लिए यूज़ करते हैं, मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्वेश्चन आने के चांस बहुत है, ठीक है। तो इसमें ये देखो कलेक्टर का थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और ये सोडियम साइनाइड पीबीएस के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। कलेक्टर मतलब ऑयली पार्ट, वो फर्दर क्या करता है? हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है? पानी से डरना। पानी से कौन डरता है? और डरती है सल्फाइड, और पानी से डरती है। और इस हाइड्रोफिलिक गैंग है वो पानी की तरफ भागती है। ये उसकी इस प्रॉपर्टी को और बढ़ा देते हैं कलेक्टर। ठीक है बेटा, अभी अगला मेथड हम कल करेंगे लीचिंग का है। ये कंसंट्रेशन के लास्ट मेथड है लीचिंग का। उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। जो 4 मेन थे उसमें से ज़्यादा सेक्टर जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो इतना करना। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना तुमको ग्रुप में भेज दूंगी, कौन कौन से असाइनमेंट में लिख के मुझको देने हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।